साथियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन की। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये नेफ्रॉन हमारे शरीर में काम क्या करता है। आपको पता है कि आप पूरे दिन में 2 या 4 घंटे के अंदर अंदर आपको यूरिन हमारे शरीर से बाहर निकालना पड़ता है, ठीक है। तो वो जो यूरिन होता है वो ब्लड का फिल्ट्रेशन करके बनाई जाती है। वो बनाता कौन है? ये नेफ्रॉन बनाती है। नेफ्रॉन कहाँ पाया जाता है? वो पाया जाता है किडनी के अंदर। प्रत्येक किडनी में लगभग 1 मिलियन नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। अगर हम दोनों को मिलाकर बात करें तो 2 से लेकर 3 लाख नेफ्रॉन हमारे किडनी में पाए जाते हैं। और किडनी, एक जोड़ी किडनी होती है जिसमें 2 होते हैं, ठीक है। ये चीज़ होती है। अब यहाँ पर जो हमने आपको फिगर दिखाया ये नेफ्रॉन की संरचना है, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन्स है। और ये हमारी क्या है? ये किडनी है। क्या ये? किडनी। अब आप देख रहे हैं जिसे हम हिंदी में वृक्क भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वृक्क। यहाँ पे देख रहे हैं आप कि यहाँ पे जो हमने संरचना बनाई है इसमें एक क्या है हमारा? एक आर्टरी है और एक हमारा क्या है? वेंस है। हम हिंदी में कहें तो ये हमारा क्या है? धमनी है और ये हमारा सिरा है। तो ये क्या करती हैं? ये ब्लड को अंदर लाती हैं। इस किडनी के अंदर ये बहुत सारे नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। हमने आपको बताया है कि मिलियन नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। तो ये इसके अंदर ब्लड जाता है और प्रत्येक नेफ्रॉन, एक ही नहीं लाखों नेफ्रॉन ब्लड को फिल्टर करके छोटी छोटी मात्रा में वो क्या करते हैं? यूरिन का निर्माण करते हैं। तब जाके कहीं ना कहीं आप प्रतिदिन लगभग 1.5 लीटर यूरिन को आप निर्माण करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं। आपके सामने यहाँ पे 2 नलिकाएं दिख रही हैं। हम ये जो हमारी पहली नली है इस चीज़ को हम आर्टरी के नाम से जानते हैं, जिसे हम हिंदी में कहें इसे हम धमनी भी कहते हैं, ठीक है। आपको जो दूसरी वाली दिख रही है इसे हम वेंस के नाम से जानते हैं या इसे हम सिरा भी कहते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि यहाँ पर जो ब्लड है हमारे पूरे शरीर से जो अशुद्ध रुधिर होता है वो आर्टरी अर्थात धमनी के अंदर प्रवेश करता है। प्रवेश करने के बाद ये धमनी अब उसे क्या करना है? बहुत सारे नेफ्रॉन में पहुंचाना है। तो क्या करती है कि यहाँ पे जो आपको ये भाग दिख रहा है ये वाली नली, इस नली को हम रीनल आर्टरी के नाम से जानते हैं। रीनल आर्टरी अर्थात आर्टरी की एक शाखा है, सबसे प्रारंभिक शाखा, इसे रीनल आर्टरी कहते हैं, ठीक है। ये रीनल आर्टरी आगे चलकर फिर से एक नली में विभाजित होती है जिसे हम एफरेंट आर्टरियोल्स के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? एफरेंट आर्टरियोल्स के नाम से जानते हैं। अगर मैं हिंदी में कहूँ तो इस चीज़ को हम अभिवाही धमनिका कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिवाही। अगर मैं अभिवाही को हिंदी में कहूँ, अभि का मतलब होता है चारों ओर से, वाही का मतलब होता है वहन करने वाला, अर्थात एक ऐसी धमनी या एक ऐसी नलिका जो पूरे शरीर से अशुद्ध रुधिर को नेफ्रॉन में पहुंचाने का कार्य करती है, वो क्या कहलाती है? एफरेंट आर्टरियोल्स या अभिवाही धमनिका। यह अभिवाही धमनिका आगे चलकर बहुत सारी पतली पतली शाखाओं में विभाजित हो जाती है। विभाजित होने के बाद यह एक गुच्छनुमा संरचना बनाती है, जाल जैसी संरचना बनाती है। यह जाल जैसी संरचना ग्लोमेरुलस कहलाती है। क्या कहलाएगी? ग्लोमेरुलस। क्या कहलाएगी? ग्लोमेरुलस कहलाती है। यह ग्लोमेरुलस क्या काम करता है यहाँ पे हमारे शरीर में? हमारे नेफ्रॉन में क्या काम करता है? वो ब्लड को फिल्ट्रेशन यहीं से प्रारंभ होता है और अशुद्ध रुधिर यहीं पे छन्ना प्रारंभ हो जाती है, ठीक है। अब ये क्या काम करती है कि जो पतली पतली शाखाएं हैं दोबारा से एक होकर फिर से एक पतली नलिका का निर्माण करती है जिसे हम इफरेंट आर्टरियोल कहते हैं। इफरेंट आर्टरियोल के नाम से जानते हैं। अगर मैं हिंदी में कहूँ इसे हम अपवाही कहते हैं। अपवाही धमनिका, ठीक है। आपने देखा कि जो ब्लड को अंदर ला रहा है नेफ्रॉन को उसे हम एफरेंट कहते हैं अर्थात अभिवाही धमनिका। उसके बाद ये जो जाल जैसी संरचना बनाने के बाद फिर से एक हो रही है, इसे क्या कहते हैं? इफरेंट आर्टरियोल्स, ठीक है। ए पहले आता है तो इसलिए ये पहले, ई बाद में आता है इसलिए बाद में। इसे ऐसे भी आप समझ सकते हैं। अपवाही का मतलब हम कहें, अप का मतलब होता है कि बाहर निकालना, वाही का मतलब वहन करने वाला, अर्थात
ग्लोमेरुलस से ब्लड फिल्टर होने के बाद बाहर कौन निकालता है, इसके बाहर कौन निकालता है, इफरेंट अपवाही, अर्थात बाहर निकाल रहा है। ये क्या कर रहा है, अंदर ला रहा है, ये बाहर निकाल रहा है। ठीक है, इस चीज को हम यहीं पे छोड़ देते हैं। ये आगे बढ़ी है, हम ये बताएंगे कि ये जो जाल जैसी संरचना बना रखी है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को इन्होंने घेरा हुआ है, क्यों घेरा है, इसका भी बहुत बड़ा रीजन है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आपको यहाँ पे कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है जो रेड कलर में हमने बनाया हुआ है, इसको हम बोमन कैप्सूल के नाम से जानते हैं। बोमन कैप्सूल। अब आप सोच रहे होंगे इसका नाम बोमन कैप्सूल कैसे पड़ा। यूके के रहने वाले एक साइंटिस्ट थे, कहाँ के रहने वाले, अर्थात इंग्लैंड के रहने वाले साइंटिस्ट थे, जिनका नाम था सर विलियम बोमन। क्या नाम था, सर विलियम बोमन। और इनका लास्ट का सरनेम और ये कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर, इन दोनों को मिलाकर क्या बन गया, बोमन कैप्सूल। बोमन कैप्सूल। इसी चीज़ को, ये जो जिस चीज़ को हम बोमन कैप्सूल कह रहे हैं, इसे हम ग्लोमेरुलस कैप्सूल के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से, ग्लोमेरुलस कैप्सूल के नाम से भी जानते हैं। किसको, बोमन कैप्सूल को। चलिए ठीक है, हमें ये देखना है, आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मैल्पिघियन बॉडी क्या होती है, ये किससे मिलके बनी होती है। हम आपको बता दें क्या होती है मैल्पिघियन बॉडी। देखिए, ये जो ग्लोमेरुलस है, कौन है, ग्लोमेरुलस प्लस बोमन कैप्सूल, ये दोनों मिलकर क्या बनाती हैं, मैल्पिघियन बॉडी बनाती है। अर्थात ये जो ग्लोमेरुलस आपको गुच्छेनुमा संरचना दिख रही है, ये और ये कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर, ये दोनों मिलाकर क्या बनाती हैं, मैल्पिघियन बॉडी का निर्माण करती हैं। ठीक है, यहाँ से ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। अब देखिए, ये जो बोमन कैप्सूल है, ये इसकी एक नली आगे निकलती है जो आपको ट्यूबलाइट जैसी दिख रही है। कैसी दिख रही है, ट्यूबलाइट स्ट्रक्चर दिख रही है। ये ट्यूबलाइट स्ट्रक्चर 3 भागों में डिवाइड होती है। एक तो हमारे किसमें, पीसीटी, किसके नाम से, पीसीटी, और ये क्या कहलाएगी, डीसीटी, और ये क्या कहलाएगी, लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले। चलिए, ये कितने भागों में डिवाइड हुई है, 3 भागों में। ये कैसे डिवाइड हुई है, चलिए हम आपको बता देते हैं। ठीक है, हम आपको बता देते हैं ये कैसे काम करती है, ये कैसे बना हुआ है। आपको जो ट्यूबलाइट स्ट्रक्चर दिख रही है, ये क्या काम करती है, ये थोड़ा सा आगे कॉर्टेक्स भाग में, कॉर्टेक्स बोले तो ये जो किडनी है, किडनी का ये जो ऊपरी परत है, इसे हम कॉर्टेक्स भाग कहते हैं। ठीक है, ये क्या काम करती है, ये कॉर्टेक्स भाग आगे चलकर कुंडलित हो जाती है। कैसी हो जाती है, कुंडलित हो जाती है। इस चीज़ को हम पीसीटी के नाम से जानते हैं। पीसीटी अर्थात प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। इसे ट्यूब्यूल्स क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी जो संरचना है वो ट्यूबलाइट जैसा है। प्रॉक्सिमल का मतलब होता है समीपस्थ, क्या कहते हैं, समीपस्थ कुंडलित नलिका। आप इस चीज़ को ध्यान से समझिए, ऐसा इसलिए समीपस्थ कहते हैं। बोमन कैप्सूल के बिल्कुल पास में पाए जाने के कारण इसे हम प्रॉक्सिमल अर्थात समीपस्थ कुंडलित नलिका कहते हैं। यह ट्यूबलाइट स्ट्रक्चर आगे डिसेंडिंग ऑर्डर में चलते हुए एक मोड़ बनाती है। क्या बनाती है, मोड़ बनाती है। इस मोड़ को हम लूप ऑफ हेनले के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, ये जो संरचना आपको ब्लैक कलर में हमने बनाई है, इसे हम लूप ऑफ हेनले कहते हैं। लूप ऑफ हेनले। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे इसका नाम लूप ऑफ हेनले क्यों पड़ा, क्योंकि ये जो संरचना बना रही है ये लूप लाइक है। कैसी है, लूप लाइक है, ये एक मोड़दार बना रही है। ठीक है, लेकिन ये जो हेनले है, इनका पूरा नाम अगर हम बात करें तो इनका नाम है फ्रेडरिच, क्या नाम है इनका, फ्रेडरिच गुस्टाव, क्या नाम है, फ्रेडरिच गुस्टाव जैकोब हेनले, जैकोब हेनले। ठीक है, इनका क्या नाम है, हेनले का पूरा नाम क्या है, फ्रेडरिच गुस्टाव जैकोब हेनले।
ये इनका पूरा नाम है। ये क्या है, ये एक एनाटॉमिस्ट है। क्या है, एनाटॉमिस्ट थे। इन्होंने इसकी खोज की थी, इसलिए इनके नाम पे इसका पड़ गया लूप ऑफ हेनले। ठीक है, अब चलिए एक इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये जो लूप ऑफ हेनले है वो 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 2 प्रकार का होता है। हम अगर पहली की बात करें तो ये होता है जक्स्टा, JUXTA, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। ये क्या होता है, पहले हम इसको समझ लेते हैं। जब लूप ऑफ हेनले लंबा हो, कैसा हो, लंबा हो और अंदर की तरफ ज़्यादा धंसा हो, तो इसे क्या कहते हैं, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स कहते हैं। अगर हम दूसरे की बात करें, जो दूसरा वाला है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कॉर्टिकल। क्या कहते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन। ये कैसे पहचानेंगे, जब लूप ऑफ हेनले छोटा हो और अंदर की तरफ कम धंसा हुआ हो, तो इसे हम कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स के नाम से जानते हैं। हम आपको बता दें कि लूप ऑफ हेनले होता है, ये लूप ऑफ हेनले शरीर में इस नेफ्रॉन में काम क्या करता है, इसका काम है कि यूरिन की सांद्रता को बनाए रखना, अर्थात यूरिन का जो पीएच मान है वो ज़्यादा और कम ना होने पाए, उसकी सांद्रता को वो बनाए रखता है। वो कौन काम करता है, लूप ऑफ हेनले। यह ट्यूबलाइट स्ट्रक्चर आगे चलकर असेंडिंग ऑर्डर में ऊपर की तरफ कॉर्टेक्स भाग में जाकर फिर से कुंडलित होती है। इस चीज़ को हम DCT के नाम से जानते हैं। किसके, DCT, जिसे हम डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टेबल्स कहते हैं। अगर हम डिस्टल की बात करें तो इसे हम दूरस्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, दूरस्थ कुंडलित नलिका। इसे दूरस्थ इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये DCT बोमन कैप्सूल से दूर पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, दूर पाई जाती है, इसलिए इसको हम डिस्टल यानी दूरस्थ कुंडलित नलिका के नाम से जानते हैं। चलिए अब क्या करती है, ये ट्यूबलाइट स्ट्रक्चर आगे चलकर कलेक्टिंग डक्ट में मिल जाती है, कलेक्टिंग डक्ट में जाके मिल जाती है। ये कलेक्टिंग डक्ट नेफ्रॉन की संख्या से कम होती है। ऐसा इसलिए होता है कि बहुत सारे नेफ्रॉन्स एक ही कलेक्टिंग डक्ट में जाके मिलते हैं। जैसे यहाँ पे आपको जो ब्रांचेस दिख रही हैं, इसमें सारे के सारे नेफ्रॉन्स आके मिलते हैं। अब आप सोचिए, जब एक ही कलेक्टिंग डक्ट में लगभग 10 नेफ्रॉन आके मिलेंगे तो 10 नेफ्रॉन के पीछे एक कलेक्टिंग डक्ट, अर्थात कलेक्टिंग डक्ट की संख्या कम होती है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि जब ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, फिल्टर होने के बाद इसी कलेक्टिंग डक्ट के माध्यम से ये यूरिन जो होता है वो मूत्राशय में आके यूरेटर्स में इकट्ठा हो जाती है, जिसे समय समय पर बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, चलिए यहां तक बात समझ में आ गई। लेकिन अभी एक चीज छूट रहा है। यहाँ पे जो चीज छूट रही है, ये जो इफरेंट आर्टरियोल्स है, हमने सिर्फ यही तक बात की थी। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये क्या काम कर रही है कि जो ट्यूबलाइट स्ट्रक्चर है, जो जैसे PCT है और लूप ऑफ हेनले है एंड DCT है, इसको ये इफरेंट आर्टरियोल्स चारों तरफ से जकड़ के रखी है। इसका सबसे बड़ा रीजन है कि जब यहाँ पे ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, कहाँ पे, यहाँ पर इसमें ग्लोमेरुलस में, ठीक है, तो इसके फिल्ट्रेशन के दौरान कुछ ऐसे महत्वपूर्ण चीजें होती हैं जिनका फिल्ट्रेशन होते समय भी इसमें आ जाता है। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण चीजें फिल्टर होकर इस ट्यूबलाइट स्ट्रक्चर में आ जाती हैं जो यहाँ पर आ सकती हैं। लेकिन ये जो इफरेंट आर्टरियोल्स है, इनको जकड़ के रखती है, यहाँ पर इसे रीअब्जॉर्ब कर लेती हैं। शरीर को जिस तत्व की आवश्यकता होती है वो क्या करती हैं, ये इफरेंट आर्टरियोल्स उसे रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं। रीअब्जॉर्ब करने के बाद ये आगे चलकर फिर से एक नली बनाती है। कौन सी, एक नली बनाती है। ये वो कहाँ पे जाके मिलती है, सिरा में जाके मिलती है। कहाँ पे, ये सिरा में जाके मिल जाती है। ये सिरा काम क्या करता है, तो यहाँ पे जो ब्लड का फिल्ट्रेशन हुआ है, फिर ब्लड का फिल्ट्रेशन होने के बाद अब रुधिर जो है वो बिल्कुल शुद्ध हो चुका है। शुद्ध रुधिर सिरा में चला जाता है। कहाँ पे चला जाएगा, सिरा में आ जाता है। इस सिरा के माध्यम से जो शुद्ध रुधिर है वो पूरे शरीर में दोबारा से चला जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये काम होता है। हम आपको बता दें, अगर आप समझने की कोशिश करें तो आपने प्योरेट का नाम सुना होगा। जो प्योरेट होता है वो कहीं ना कहीं इसी को देख के बनाई गई है।
प्योरेट में क्या होता है कि आप कोई भी उसमें जल डाल दीजिए, कोई भी वाटर उसमें जो भी रहेगा, उसमें कुछ हानिकारक जो तत्व पाए जाते हैं उनको क्या करता है, वो फिल्टर कर देता है, उन्हें वो बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो बाहर निकालने के बाद जो शुद्ध वाटर पानी बचता है वो उसमें पीने के योग्य बना देती है। चलिए अगर मैं एक उदाहरण और बात करूं तो जैसे जो कोई उद्योग होता है, कोई कंपनी है, कोई फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में हमारे कुछ खाने पीने की चीज़ें या फिर कुछ पहनने की वस्तुएं बनती हैं, खाने पीने और पहनने की वस्तु, लेकिन उसी के साथ साथ कुछ ऐसे पदार्थ का निर्माण होता है जिनका, तो उस फैक्ट्री में कुछ ऐसे पदार्थ बनते हैं जिनका उस फैक्ट्री में कोई काम नहीं होता, तो उसे क्या करता है, एक नली के माध्यम से किसी नाले में या फिर इस गड्ढे में निकाल दिया जाता है। सेम वही काम करता है, फिर फैक्ट्री की तरह कौन काम करता है, ये काम करता है कि उसमें जो फिल्ट्रेशन लगे होते हैं वो क्या करते हैं, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाल देते हैं और जो आवश्यक पदार्थ होते हैं उन्हें कंपनी में रखता है और ये शरीर में रखता है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर हमारी वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आपको आसानी से मिल जाए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।